नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशित त्यागी, आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं कि देश की राजनीति के एक बड़े स्तंभ शरद यादव के रूप में उनका निधन हो चुका है। शरद यादव के राजनीतिक मित्रों, राजनीतिक सफ़र के बारे में आज हम खबरों के पोस्टमार्टम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा खबरों के पोस्टमार्टम में हम ये भी जानेंगे कि जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, इससे 38 साल पहले भी ऐसी एक भारत जोड़ो यात्रा इस देश में निकल चुकी है। पहले शरद यादव को लेकर बात कर लेते हैं। देश में समाजवादी सियासत के पुरोधा रहे हैं शरद यादव, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने जब देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था तो इससे 3 नेता निकले थे, जिनमें शरद यादव थे, लालू प्रसाद यादव थे और मुलायम सिंह यादव थे। लोहिया और समाजवादी विचारों से प्रभावित तीनों यादव नेताओं का देश की सियासत में लंबे समय तक बोलबाला रहा है। दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव शरद यादव को बड़ा भाई कहते थे, जबकि शरद यादव से मुलायम सिंह यादव उम्र में काफ़ी बड़े थे। जेपी की प्रयोगशाला से निकले तीनों गुरु भाइयों के रिश्ते भी बहुत गजब थे। सियासी गलियारे में ये तीनों यादव नेता कभी एक दूसरे के दोस्त दिखाई देते थे तो कभी इनमें टकराव नजर आता था। कभी कोई एक दूसरे का सहारा बनता था तो कभी कोई एक दूसरे की राह रोकता दिखाई देता था। तीनों ही नेताओं के राजनीतिक योगदान और उनके कद का अंदाजा भले ही आज की पीढ़ी न लगा पाए, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों में ये पावरफुल नेता माने जाते थे। तीनों ही नेताओं ने अलग अलग राज्यों से अपनी सियासी पारी का आगाज़ किया था और फिर एक साथ खड़े होकर एक दूसरे के लिए सियासी सहारा बने, लेकिन वक्त आने पर एक दूसरे की टांग खींचने से भी कभी पीछे नहीं हटे। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। शरद यादव ने मध्य प्रदेश के एक मध्यवर्गीय परिवार से निकलकर अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। जनता दल परिवार की सियासत के चाणक्य कहलाए गए थे। बिहार में जन्मे लालू यादव का बचपन गरीबी मुफलिसी में गुजरा और एक समय बाद उन्होंने प्रदेश की सियासत की बुलंदी को छुआ। उत्तर प्रदेश में एक किसान परिवार में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। वह समाजवादी राजनीति के पुरोधा रहे। इस तरह तीनों नेता समाजवादी विचारधारा से बंधे रहे, इसीलिए इन्हें गुरु भाई कहा जाता था। शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव सियासत में एक ही दौर में आए और एक ही तरह की राजनीति करते रहे, लेकिन तीनों ने ही शुरू में जो राजनीति शुरुआत की वो अपनी कर्मभूमि जो बनाई वो अपने गृह राज्य को बनाया। शरद यादव ने मध्य प्रदेश, लालू यादव ने बिहार और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश से राजनीति की शुरुआत की। लेकिन बाद में शरद यादव मध्य प्रदेश से निकलकर बाहर आए, पहले यूपी और फिर बिहार की सियासत में खुद को स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें वो सफल भी रहे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 1 जुलाई 1947 को जन्मे शरद यादव ने जबलपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उसी दौरान उन्होंने राजनीति में कदम रख दिया था। छात्र राजनीति उन्होंने शुरू कर दी थी। जेपी आंदोलन का देश की राजनीति में कितना असर होने वाला है, इसकी झलक शरद यादव ने 1974 में दिखा दी थी, जब वो मध्य प्रदेश की जबलपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने थे। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 27 साल। 1977 में एक बार फिर उसी सीट से जीत दर्ज कर वो सांसद बने थे, लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में उनकी जगह राजमोहन गांधी को प्रत्याशी बनाया गया था, जिसके बाद शरद यादव 1981 में मध्य प्रदेश छोड़कर उत्तर प्रदेश आ गए। यहाँ उनकी चौधरी चरण सिंह के साथ ट्यूनिंग काफ़ी मजबूत हो गई थी। कांग्रेस नेता संजय गांधी की मौत के बाद 1981 में अमेठी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस के खिलाफ चौधरी चरण सिंह ने शरद यादव को उतार दिया था। अमेठी उपचुनाव में शरद यादव को चुनाव में उतारने के पीछे नानाजी देशमुख की सलाह थी। अमेठी में कांग्रेस से शरद यादव जीत नहीं पाए, लेकिन यादव समाज की सियासी ताकत का उन्होंने अंदाजा लगा लिया था और यूपी को ही अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बना लिया था। 1984 में चौधरी चरण सिंह ने शरद यादव को बदायूं से लड़ाया, लेकिन वहां भी उन्हें हार ही मिली। उसके बाद 1986 में राज्यसभा के रास्ते शरद यादव सक्रिय राजनीति में चलते रहे। चौधरी चरण सिंह के नज़दीक होने के चलते शरद यादव 80 के दशक में चौधरी देवीलाल के भी करीब आ गए थे, जो उस वक्त देश के सबसे मजबूत नेताओं में से एक थे। शरद यादव के राजनीति के जीवन में दूसरा अहम मोड़ 1989 में आया, जब वो जनता दल के टिकट पर बदायूं सीट से लोकसभा पहुंचे और वीपी सिंह की सरकार में कपड़ा मंत्री बने। शरद यादव तब तक जनता दल की केंद्रीय सियासत का एक सबसे बड़े कद के नेता बन चुके थे। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव अपने अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे थे।
दिसंबर 1989 में वीपी सिंह की अगुवाई में जनता दल की केंद्र में सरकार बनी। वीपी सिंह की सरकार में भले ही शरद यादव को कोई भारी भरकम मंत्रालय नहीं मिला, लेकिन उनकी सियासी ताकत बढ़ चुकी थी। यूपी में वर्ष 1989 में चुनाव के बाद वीपी सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चौधरी अजीत सिंह को बिठाना चाहते थे, लेकिन शरद यादव और चंद्रशेखर मुलायम सिंह यादव के खड़े साथ खड़े हो गए। इस तरह से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1990 तक शरद यादव की छवि मंडल मसीहा नेता के तौर पर बन चुकी थी। इससे पहले उन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने में मदद की थी। 1990 में जब बिहार में जनता दल के मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की बात आई तो शरद यादव ने वीपी सिंह के उम्मीदवार रामसुंदर दास को पीछे करके लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया था। शरद के साथ चंद्रशेखर ने भी लालू के लिए सियासी पिच तैयार की थी। मुलायम सिंह को पहली बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की बात हो या बिहार में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाना हो, शरद यादव ने दोनों ही राज्यों में अपने गुरु भाइयों को स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 70 के दशक से 90 के दशक तक आते आते तीनों नेताओं के बीच सियासी टकराव शुरू हो गए थे, क्योंकि इन नेताओं की राजनीतिक ख्वाहिश आकार लेने लगी थी, इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी थी। जनता पार्टी से लेकर लोकदल और जनता दल मुलायम सिंह, शरद, लालू के साथ खड़े रहे, लेकिन जनता दल के टूटने के बाद तीनों यादव नेताओं की सियासी राहें अलग अलग हो गईं। मुलायम सिंह ने 1991 में जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी का गठन किया। शरद ने यूपी से बिहार में अपनी राजनीति को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनकर यूपी में यादव समुदाय के सबसे बड़े नेता स्थापित हो चुके थे। मंडल कमीशन लागू होने के बाद शरद यादव ने बिहार की जमीन को अपनी सियासी कर्मभूमि बनाना शुरू कर दिया था। पटना के गांधी मैदान में मंडल कमीशन के समर्थन में एक रैली की थी। उन्होंने बहुत जज्बाती भाषण दिया था। इसके बाद शरद यादव 1991 का लोकसभा चुनाव मधेपुरा सीट से लड़े और सांसद बने। शरद यादव की बिहार की सियासत में दखल बढ़ने लगा तो लालू प्रसाद यादव की बेचैनी बढ़ गई। शरद यादव ने जिस लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, उनकी मदद से बिहार के मधेपुरा को अपना कम क्षेत्र बनाया था। उन्हीं लालू प्रसाद यादव से तलखियाँ बढ़ गईं और इस मुकाम तक पहुँचे कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। वर्ष 1997 तक शरद यादव और लालू यादव जनता दल में ही हुआ करते थे। वर्ष 1997 में शरद यादव जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन जुलाई 1997 में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में लालू यादव और शरद यादव आमने सामने आ गए थे। जनता दल के इस चुनाव के लिए लालू यादव ने अपने सहयोगी रघुवंश प्रसाद सिंह को निर्वाचन अधिकारी बनवा लिया था। शरद यादव इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और रघुवंश प्रसाद को हटाकर मधु दंडवते को निर्वाचन अधिकारी बनवा कर ले आए। लालू यादव इस बात को जानते थे कि अगर शरद यादव के खिलाफ लड़ेंगे तो हार जाएंगे। ऐसे में उन्होंने जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की और यहीं से इनकी सियासी दुश्मनी शुरू हुई, जो वर्ष 2015 तक जारी रही। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव भले ही दूसरे को भाई मानते रहे हों, लेकिन एक दूसरे के सियासी राह में रोड़ा हमेशा बनते रहे। वर्ष 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिरने के बाद जब जनमोर्चा की सरकार का गठन हो रहा था तो प्रधानमंत्री पद के लिए लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया, लेकिन उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे की वजह से वो रेस से बाहर हो गए। वीपी सिंह के मना करने पर ज्योति बसु के नाम पर सहमति नहीं बनी। उसके बाद मुलायम सिंह यादव के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। शरद, मुलायम और लालू की जोड़ी किंग मेकर की भूमिका में रही हमेशा। 2014 के चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे के लिए कवायद शुरू हुई तो मुलायम सिंह के घर पर जनता दल पृष्ठभूमि वाले नेताओं की बैठक हुई थी। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में जनता दल परिवार एक होने की रणनीति बनाने लगा था, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नीतीश कुमार, चौधरी अजीत सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, एच देवगौड़ा सहित तमाम नेता सहमत थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आखिरी समय में तीसरे मोर्चे से खुद को अलग कर लिया था। ये था शरद यादव का राजनीतिक इतिहास और उनके दूसरे यादव नेताओं से रिश्ते। अब जो देश में सियासी अगर हम बात करें, सियासत की बात करें, राजनीति की बात करें, तो सबसे अधिक चर्चा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। हम में से अधिकांश लोग ही जानते हैं, नई पीढ़ी तो बिल्कुल जानती है कि भारत में पहली बार इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन ये सत्य नहीं है। 38 साल पहले ऐसी ही एक यात्रा इस देश में पहले भी निकाली जा चुकी है। वो यात्रा 2 चरणों में हुई थी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और पूरब से पश्चिम तक। भारतीय राजनीति में यात्राओं का हमेशा चलन रहा है। जनता से जुड़ने के लिए या अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल कृष्ण अडवाणी तक
नई राजनीतिक यात्राओं का सहारा लिया है। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में आधा दर्जन से अधिक यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश में 38 साल पहले भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी। ये यात्रा भी देश में साउथ से नॉर्थ और ईस्ट से वेस्ट तक गई थी। इसका खास मकसद था और इस यात्रा का नेता भी बहुत खास शख्स था। भारत जोड़ो यात्रा 38 साल पहले निकाली गई थी तो उसका नेतृत्व किया था गांधीवादी समाज सेवी बाबा आमटे ने। साल 1984 में जब स्वर्ण मंदिर में सैन्य अभियान ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था, उसके बाद तनाव बढ़ गया था। देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो गया था। जगह जगह टकराव और हिंसा का माहौल था। इसी दौरान इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। इस वजह से देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई। दिल्ली में सिखों के खिलाफ हिंसा के बाद चारों ओर तनाव और निराशा फैल गई। तब गांधीवादी बाबा आमटे ने सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश फैलाने के लिए एक यात्रा का ऐलान किया। इसे भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया था। बाबा आमटे ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए 1984 में कश्मीर से कन्याकुमारी और 1988 में अरुणाचल से गुजरात तक 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उन्होंने इस दूरी को पैदल और साइकिल से तय किया था। बाबा आमटे पर अपनी किताब में तारा धर्माधिकारी ने इस यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है। बाबा आमटे को संस्थानों और आंदोलनों को कल्पनाशील नाम देने का बहुत शौक था। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल रहे बाबा आमटे ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम से अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कन्याकुमारी से एक साइकिल रैली में लगभग 100 युवकों और 16 महिलाओं को साथ लिया। खास बात यह थी कि इस यात्रा में शामिल सभी 125 लोग 35 साल से कम उम्र के थे, इसीलिए उन्हें यूथ इमरजेंसी सर्विस कहा जाने लगा था। इस दल ने साइकिल यात्राएं की, पैदल यात्राएं की, सभाएं की, बैठकें की, चर्चाओं में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द के संदेश के साथ जनता के बीच पहुंचे थे। कन्याकुमारी जैसी साउथ की ऐतिहासिक जगह से शुरू हुई यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत 14 राज्यों से होकर गुजरी। पहले चरण में बाबा आमटे और उनके साथी 110 दिनों में 14 राज्यों को पार करके 5042 किलोमीटर की यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचे थे। 2 हिस्सों में हुई इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा में, पहले कन्याकुमारी से कश्मीर, फिर साल 1988-89 में ईटानगर से ओखा तक यात्रा का आयोजन किया गया। इसके पहले चरण में यात्रा की शुरुआत 24 दिसंबर 1984 को हुई थी। 110 दिन में 12 अप्रैल 1985 को यह दल जम्मू कश्मीर पहुंचा था। यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन 1 नवंबर 1988 से 26 मार्च 1989 तक हुआ। पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से निकलकर पश्चिम किनारे ओखा बंदरगाह को अंतिम पड़ाव बनाया गया। कुल 8000 किलोमीटर से अधिक की दूरी 146 दिनों में तय करनी थी। इनमें से 128 दिन साइकिलों पर सवार होकर यात्रा हुई, ये तय किया उन्होंने। 18 दिन बचे हुए 18 दिन साइकिल को आराम देना था। कुल 14 राज्यों को पार करना था। पहाड़ी इलाकों में रोज औसतन 40 किलोमीटर और मैदानी इलाकों में रोज औसतन 60 किलोमीटर तक साइकिल चलानी पड़ी। 22 राज्यों से आए युवा इस यात्रा में शामिल थे। इस यात्रा को लेकर लोगों में इतना जोश था कि इसमें 3 अपाहिज नौजवान भी शामिल थे। उनमें से एक सूर्यवंशी नामक युवक ऐसा था जिसकी सिर्फ एक टांग थी, फिर भी उसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक और ईटानगर से ओखा तक 14,000 किलोमीटर साइकिल चलाई और आखिर तक इस यात्रा में डटा रहा। तो अगर कोई ये मान रहा है कि भारत ने पहली बार भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है तो वो गलत है। इससे पहले बाबा आमटे इस काम को कर चुके हैं, ये बात हमको समझनी होगी। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। उन्होंने बताया है कि देश के 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने पर काम चल रहा है। इससे भारत में जलमार्ग संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज को रवाना किया। साथ ही क्रूज टूरिज्म को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि इस तर्ज पर देश की कई नदियों पर काम चल रहा है। इसके लिए 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित किया जा रहा है। जलमार्ग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी अच्छे हैं और किराया भी कम लगता है। भारत में जो नदियां हैं वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोग की जा सकती हैं। उन्होंने सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए शुभकामनाएं भी दी। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा
गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार, ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। टेंट सिटी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारत के विकास का उदाहरण है, नए भारत के विकास का प्रतिबिंब है। गंगा विलास की शुरुआत होना साधारण बात नहीं है। 32,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये जलमार्ग नदी संसाधनों के लिए उदाहरण है। वर्ष 2014 के बाद से भारत इस पुरातन ताकत को अपनी बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। वर्ष 2014 तक भारत में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग थे। आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल, उत्तर प्रदेश बिहार की सामुदायिक जेटी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने गुवाहाटी में पांडु टर्मिनल और एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज राज्य में 5 नए घाटों का भी उद्घाटन किया है। काशी आज एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रही है। वाराणसी में अब पर्यटन और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पर्यटन की दिशा से आगे बढ़ाने के लिए या फिर उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भेजने में हमें महंगा पड़ेगा, इस दिशा से यहां के उद्यमी, यहां के अन्नदाता किसान, यहां के व्यापारी जिस बात को लेकर के सदैव इस बात को लेकर के रहते थे कि हमें महंगा पड़ेगा, हम इसमें सक्षम नहीं हो पाएंगे। विगत 3 वर्ष के अंदर देश का नंबर 1 का वाटरवे नंबर 1 प्रारंभ होने के साथ लैंडलॉक्ड स्टेट की उस अवधारणा से मुक्त होते हुए पूर्वी बंदरगाह से काशी को जोड़ने का जो ऐतिहासिक कार्य हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर काशी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। रविदास घाट पर मुख्यमंत्री योगी के साथ मंच पर कई दिग्गज मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपना संबोधन दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े और असम के मुख्यमंत्री ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू करवट। गाजियाबाद में डीसीपी ग्रामीण रहे डॉक्टर इरज राजा का तबादला हो गया है। आज ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के बैंकेट हॉल में उनके विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद के पुलिस विभाग के, प्रशासन विभाग के अधिकारी और मीडिया के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबसे सीखने को मिला और आप लोगों के माध्यम से, मतलब मैं कहूँगा इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो एक होता है अधिकारी का, किसी भी पुलिस में इन्फॉर्मेशन नेटवर्क का बहुत रोल रहता है। तो आप लोग एक तरह से इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, आप लोगों के थ्रू मेरा कि संबंध मेरे आपसे इतने अच्छे हो गए हैं कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क इतना ज़बरदस्त मेरा बन गया था कि कोई सूचना, कहीं कुछ घटना हो रही है तो पुलिस से पहले मेरी पुलिस को बाद में सूचना मिल रही है, आपके माध्यम से मुझे सूचना मिल जाती है। बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर के रूप में मैं पहले तो कि सुनना सभी और समझना और उसके एवज में रिएक्ट करना और उसका एक हर चीज़ में एक प्रोपोर्शन होता है कि छोटी सी बात के लिए ज़्यादा क्या बोलते हैं कि अनप्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं होता। जो एक बात खास ईरज की जो मुझे लगी कि कभी भी कोई भी ऐसी समस्या आई, कुछ हमको कुछ ऑर्गेनाइज करना है, कुछ मैनेज करना है, तो इससे बात करें तो ये हमेशा सपोर्टिव और बहुत ही कूलली उसको एग्जीक्यूशन की जो बात करी जाए, आप एंड रिजल्ट देखें तो एग्जीक्यूशन इसका बहुत ही शानदार है। किसी भी चीज़ के लिए अगर बोलेंगे तो उसको मैनेज करके आपको एक्सक्यूट करके, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करानी है, रिसोर्स क्रंच है, आदमी नहीं है, पैसे। जब मीडिया के लोग किसी का अभिनंदन करते हैं तो वो अपने आप में बहुत अहमियत होती है,
क्योंकि मीडिया अमूमन किसी का भी अभिनंदन आसानी से नहीं करता। जैसे अभी ओझा जी ने कहा था कि भाई बहुत कम अधिकारियों का हम अभिनंदन हमने किया है। चौहान जी ये कह रहे थे हम लोग ये परंपरा थी 25-26 साल पहले शुरू की थी जो अभिनंदन होता था और उसके बाद फिर विदाई होती थी। बीच में ये 15 साल से ये सिस्टम बंद था क्योंकि अधिकारियों का जो नेटवर्क था, व्यवहार था, वो थोड़ा आते थे चले जाते थे। ये 2 साल से ऐसा क्रम चला है कि थोड़े से अधिकारी ऐसे आने लगे जो जिससे मीडिया से भी उनका संबंध अच्छा रहता है, नेटवर्क अच्छा रहता है, लोगों में भी अच्छा रहता है, काम भी अच्छा करते हैं। तो 13 साल बाद मुनिराज जी का जब विदाई हुई हमने यहाँ पे दी थी और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। उसके बाद आज इधर राजा जी का हम विदाई कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुबारकबाद। अब तक अच्छा काम किया, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कप्तानी होती है। अब एक कप्तान बन के जिले में जा रहे हैं। यहाँ भी इन्होंने बहुत लोगों से ऐसे मौके आए और जब वो देहात में क्योंकि SPRA भी रहे, उसके बाद DCP रूलर रहे, तो इनके साथ बहुत चुनौतियाँ रहीं। बहुत से ऐसे मैसेज आए कि कभी तो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत अमली से उसको दूर किया और मीडिया से भी अच्छा संबंध रहा। जैसे मित्र अग्रवाल जी हमारे भाई बैठे हैं, इनका भी सबसे अच्छा ही रहता है। और ये जब भी अभी तो दुआ नहीं है कि जाए भी तो यहीं रहें। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ डॉक्टर साहब जालौर जा रहे हैं। 20 थानों का जिला, छोटे जिला, लेकिन बहुत शानदार तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि ये उस जिले को चलाएंगे और आगे आने वाले दिनों में बड़े जिलों की कमान संभालेंगे। और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि पुनः गाजियाबाद में भी गाजियाबाद का नेतृत्व करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। गौतम बुद्ध नगर के फेज़ 2 में एक गांव भंगेल पड़ता है। यहां रहने वाली बीकॉम की एक छात्रा से दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने छात्रा से 40 तोला सोना और 1 लाख रुपया भी हड़प लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 10 जनवरी को तहरीर दी थी थाना फेज़ 2 में कि उनके पड़ोस में रहने वाला शुएब उनकी बेटी से, जो कि 17 वर्ष की है और ग्रेजुएशन की छात्रा है, से 2021 में इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती बनाई थी। और इसी बीच उसने एक दिन अपने घर में उसे बुला करके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। और इस पर उसके परिवार वालों को मिला करके उन्होंने जो तहरीर दी थी उसमें तुरंत मुकदमा पंजीकृत किया गया थाना फेज़ 2 में। अभियुक्त शुएब को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद कचहरी परिसर में लोहड़ी का पर्व मनाया गया। इसका आयोजन पंजाबी समाज के अधिवक्ताओं ने किया था। जिला जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अग्नि प्रज्वलित की। बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। गाजियाबाद की तहसील में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रही। इससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने भी तहसील के अधिवक्ताओं का समर्थन किया और इसके लिए 1 दिन की हड़ताल की। सदर तहसील बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 5वें दिन भी अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल के कारण सदर तहसील में प्रतिदिन 400 से 500 रजिस्ट्री का कार्य प्रभावित हो रहा है। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा है। गौरतलब है कि प्रमुख सचिव स्टाम्प बीना कुमारी ने 4 जनवरी को शासनादेश जारी कर अधिवक्ताओं का संतुष्ट विरोध बताया था। इसी बात को लेकर तहसील बार के अधिवक्ता नाराज हैं। उनका कहना है कि गाजियाबाद और गौतम बुद्ध के मुख्तार नामे पर भी रोक लगा दी गई है। रजिस्ट्री कार्यालय में काउंटर्स की संख्या भी घटा दी गई है। सदर तहसील एसोसिएशन के समर्थन में आज गाजियाबाद बार एसोसिएशन ने कचहरी में भी हड़ताल की। बार एसोसिएशन का कहना है कि सदर तहसील के अधिवक्ताओं की सभी मांगें जायज़ हैं, इसीलिए उनका समर्थन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूं करवट। मुरादनगर के नबीपुर गांव की महिलाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि लेखपाल ने बिना किसी कारण उनके मकान में तोड़फोड़ की है, साथ ही उन्हें धमकी भी दी जा रही है। महिलाओं ने डीएम से मिलकर लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने और हर्जाना दिलाने की मांग की है। मुरादनगर के गांव नबीपुर निवासी महिला बीना देवी ने जिलाधिकारी से लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। दर्जनों महिलाओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम से कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि 11 जनवरी को दबंग लेखपाल कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर उसके घर आया और घर में रखे सामान को तोड़ने लगा।
स्थानीय लोगों ने लेखपाल की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नोटिस मांगा तो वो उल्टे गांव वालों को ही धमकाने लगा। जो ना दिए हमने और उसके खिलाफ हमने वो एप्लीकेशन दी कोर्ट में, उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी कोर्ट में, इसलिए आया दोबारा। गुंडागर्दी करी और बदतमीजी करी, हाथापाई भी करी पटवारी ने, तो हमने मना कर दिया। क्या नाम है पटवारी का? सिद्धार्थ कौशिक। पीड़िता ने बताया कि लेखपाल ने उसके घर का सारा सामान तुड़वा दिया और घर को भी नुकसान पहुंचाया है। उसने आरोप लगाया है कि लेखपाल द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। उसका पूरा परिवार डर के माहौल में जी रहा है। पीड़िता ने डीएम से लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त हुए सामान की कीमत 30 लाख रुपए दिलाने की भी मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत समाचार पढ़ने के लिए पढ़ते रहिए युग करवट समाचार पत्र। आज का खबरों का पोस्टमार्टम और बुलेटिन आपको कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।